Hey guys, this is Suman Sutharat. I welcome you all on our YouTube channel. नीट 2023 पे PYQ की जो सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उस सीरीज़ का 9th वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये क्लास 12th का चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है RNA इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके फील्ड में RNA इंटरफेरेंस को किस पर्पस के लिए किस उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू डेवलप अ प्लांट टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस, किसी भी प्लांट को किसी भी पौधे को एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि जो अजैविक कारक होते हैं जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर, इन सबको टॉलरेट करने के लिए उसके लिए प्रतिरोधी बनाना। तो इसके लिए RNAi टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लेते हैं। RNA इंटरफेरेंस को RNAi टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय निमेटोड, जो निमेटोड है उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए या फिर उसके इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, प्रतिरोधी पादप बनाना, ये सही ऑप्शन है क्योंकि एक निमेटोड होता है जिसका नाम है बिलॉइडिगाइडी इनकॉग्निटा। ठीक है, ये निमेटोड जो है तंबाकू टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करके उसकी जो उपज है, यील्ड है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो उसके अगेंस्ट में RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया है। बेसिकली RNAi टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जो बिलॉइडिगाइडी है ये तंबाकू की लीव्स के तंबाकू की रूट के अंदर जाकर के अपना mRNA और अपना प्रोटीन बनाता है। तो इसके अगेंस्ट में एक जीन जो है जो सेम इसके mRNA को बना पा रहा है, सेम वैसा का वैसा जीन जो है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। उस जीन की सेंस और एंटी सेंस, जनरली RNA का जब सिंथेसिस होता है तो एक स्ट्रैंड जो होती है वो काम करती है एज ए टेम्पलेट, दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो क्वीसेट रहती है, शांत रहती है। लेकिन जिस जीन को ट्रांसफर किया गया उसमें दोनों स्ट्रैंड से क्या बनता है, mRNA। इस तरीके से बना हुआ mRNA जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है बेसिकली उसका डाइसर प्रोटीन। ये डाइसर प्रोटीन जो होता है इस mRNA को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये होते हैं लगभग 21 से 23 के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो RISC, ठीक है, इसको कहा जाता है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो RNA से इंड्यूस होता है। ये छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जब बायोलॉजिक अपना mRNA या अपना प्रोटीन जो होता है उस mRNA को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद में, तो इस mRNA के ट्रांसलेशन से जस्ट पहले, इसके ट्रांसलेशन होने से पहले ही ये जो siRNA और उसके साथ में कुछ प्रोटीन्स मिलकर के रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये इस mRNA के साथ में जुड़ते हैं और इसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये जुड़ क्यों पाते हैं, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो निमेटोड से रेजिस्टेंस बनाने के लिए, निमेटोड के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए RNAi टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। ठीक है, टू एनहेंस द मिनरल यूजेस, प्लांट के जो मिनरल अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए भी इसको नहीं किया जाता। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। Next question, BT cotton that was developed by the introduction of toxin genes of Bacillus thuringiensis is related to। ठीक है, अगर अब बात कर लेते हैं BT कॉटन की, तो कॉटन के अंदर जनरली जो कीड़े लगते हैं जैसे कि बॉलवर्म हो गया, ठीक है, ये आपके बॉलवर्म का कैटरपिलर जो होता है वो कॉटन को खा जाता है। ये आपके होते हैं जनरली लैपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा वगैरह इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। उसके अगेंस्ट कॉटन में एक जीन को ट्रांसफर किया गया। ये जीन किससे निकाला गया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया। ये जीन है क्राई जीन और ये जो प्रोटीन बनाता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन बेसिकली करता क्या है, ये इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है, ये इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो जो पेस्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बीटी जो है उससे पौधे किसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फंगल डिजीज के लिए नहीं होते, निमेटोड्स के लिए नहीं होते, इंसेक्ट प्रीडेटर्स के लिए नहीं होते, इंसेक्ट पेस्ट्स के लिए होते हैं। ठीक है, जो कीड़े के तौर पे इंसेक्ट होते हैं उनके तौर पे उनके लिए होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। गोल्डन राइस या जो सुनहरे राइस होते हैं वो एक जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ जेनेटिकल चेंजेस किए गए हैं। वेन वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट, जिस क्रॉप के अंदर जो जीन हमने बाहर से डाला है इस चावल के अंदर, वो किसका बायोसिंथेसिस या प्रोडक्शन करता है, विटामिन बी, सी, ओमेगा 3 या विटामिन ए। तो गोल्डन राइस को जो बनाया गया था, चावल के अंदर बेसिकली बीटा कैरोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनते हैं। तो और विटामिन ए की कमी से बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस या अंधापन आना शुरू हो जाता है, जिन बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। और दुनिया में चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इसीलिए राइस की एक ऐसी वैरायटी बनाई गई जिसके अंदर विटामिन ए बनाने वाले जीन को क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जो राइस है और इन राइस को फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये राइस जो होते हैं विटामिन ए भी रिच होते हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इनका जो कलर होता है वो येलो गोल्डन टाइप का होता है, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया, गोल्डन राइस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस। ट्रांसजेनिक प्लांट या इसको कहते हैं पारजीनी पादप। ठीक है, वो कौन से होते हैं, जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। ठीक है, इनका निर्माण बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए, किसी आउटर डीएनए को या किसी बाह्य डीएनए को प्लांट सेल के अंदर डाला जाता है और उसके बाद में उस प्लांट सेल से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर लिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम। प्रोटोप्लास्ट होते हैं, अगर किसी प्लांट की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, प्लांट सेल की सेल वॉल को, कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए, तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल को हटाया जाता है सेलुलेज और बैक्टीरियज एंजाइम दे करके। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कायिक संकरण होता है। ठीक है, तो इससे ट्रांसजेनिक प्लांट्स नहीं बनते हैं। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड के अंदर या खेतों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाना, संकरण का प्रोसेस करवाना, फिर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाने से भी नहीं। प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है कि कोई भी सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका अगर उससे प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान एम्ब्रियो बना लिया जाए तो वो सोमैटिक एम्ब्रियोस। इन तीनों से ट्रांसजेनिक प्लांट्स नहीं बनते। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या होता है कि उसकी सेल के अंदर कोई फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाए और फिर उसी सेल से पूरा का पूरा प्लांट बना लिया जाए, यानी कि प्लांट की हर सेल में क्या होगा, फॉरेन डीएनए। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूप से मॉडिफाई किया गया ब्रिंजल जो होता है इंडिया के अंदर, हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, उसको किस पर्पस के लिए बनाया गया था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता, एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ होती है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सके, जल्दी खराब ना हो। एनहांसिंग मिनरल कंटेंट, उसके अंदर मिनरल्स की कंटेंट को बढ़ाना। और ड्रॉट रेजिस्टेंट, सूखे के प्रति प्रतिरोधकता। तो जो बैंगन या ब्रिंजल है उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया था। ये भी सेम प्रोसेस से बनाया गया जिस प्रोसेस से बीटी कॉटन बनाई गई, और इस ब्रिंजल को नाम दिया गया था बीटी ब्रिंजल। ठीक है, जो कि कैसा है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो वही सेम लेपिडोप्टेरा ग्रुप के मेंबर्स के लिए। अगर आपको नीट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, आपको क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सभी डाउट्स जो है वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे और हमारी क्लासेस की रेगुलर इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर। बीटी कॉटन जो है उसके कुछ लक्षण या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स एंड रेजिस्टेंट टू एफिड्स। जो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं और वो एफिड्स जो है हेमिएप्टेरा ग्रुप का मेंबर है। ये भी आपके इंसेक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, एफिड्स के लिए रेजिस्टेंट तो होते हैं हेमिएप्टेरा के लिए, लेकिन लॉन्ग फाइबर की कंडीशन नहीं होती है, वहाँ पर उपज ज़्यादा होती है जिसको कहा जाता है हाई यील्ड। मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर नहीं होते हैं। ठीक है, और हाई यील्ड
प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डायप्टेरियन पेस्ट्स। ये सही है कि इनका जो उपज होती है वो ज़्यादा होती है, इनका प्रोडक्शन जो होता है वो क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है क्राई प्रोटीन्स। ये क्राई प्रोटीन्स जो होते हैं कीड़ों की गट में जाकर के, इंसेक्ट की जो गट होती है, आंत जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर का पीएच जो होता है वो क्षारीय होता है। एल्कलाइन पीएच में ये टॉक्सिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और एक्टिवेट होने के बाद में गट की जो वॉल होती है, आंत की जो दीवार होती है, उसके अंदर पोर कर देते हैं, छेद कर देते हैं, ठीक है। उसकी सेल्स को लाइसिस करके होल हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो जो इंसेक्ट हो जाता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। हाई यील्ड होता है एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म्स। बॉलवर्म्स जो होते हैं वो लेपिडोप्टेरा ग्रुप के मेंबर्स हैं और बीटी कॉटन की अलग अलग वैरायटीज या इसमें डाले गए अलग अलग जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्रुप के कीड़ों के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। अलग अलग क्लास के कीड़ों के लिए प्रतिरोधकता शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि बीटी कॉटन में कई अलग अलग क्लासेस के लिए रेजिस्टेंस शो की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, यहाँ पर सी और डी दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। अगर हम बीटी जीन की, क्राई जीन की बात करते हैं तो क्राई फर्स्ट जीन जो है इसका ए, क्राई फर्स्ट ए, ठीक है, क्राई फर्स्ट ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी जो है, ये तीनों के तीनों जो है लेपिडोप्टेरा ग्रुप के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। लेपिडोप्टेरा ग्रुप जो कीड़ों का उसमें आते हैं बॉलवर्म्स। इसी के साथ में जैसे अगर हम बात कर लेते हैं क्राई सेकंड ए ग्रुप की, तो ये जो ग्रुप है ये लेपिडोप्टेरा तथा डायप्टेरा, इन दोनों जो ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा का, ये जो दोनों ऑर्डर है इनके लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। कि जब किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जीन टारगेटिंग और जीन एम्प्लीफिकेशन इन दोनों को एक साथ काम में लिया जाता है, ठीक है। जीन टारगेटिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जीन को टारगेट करते हुए उसको ऑन या ऑफ करवाना, या ठीक है उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाना या उसका ट्रांसक्रिप्शन को बंद करना। और जीन टारगेटिंग एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग जीन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्टिवेट है तो वो जीन टारगेटिंग में। जीन एम्प्लीफिकेशन किसी भी जीन का जो भी प्रोडक्ट है उसका जो एक्सप्रेशन है उसके एक्सप्रेशन को एनहेंस कर देना, बढ़ा देना। तो अगर दोनों को साथ में काम में लेते हुए किसी डिजीज को ट्रीट किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बायोपायरेसी, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और सेफ्टी टेस्टिंग। तो सेफ्टी टेस्टिंग तो हम सबको पता है कि लेबोरेटरी में अगर हमारे पास में कोई भी दवाई या कुछ भी है तो वो ह्यूमन्स तक आने से पहले, मार्केट में आने से पहले उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। चूहों के ऊपर हो गया या रैबिट्स के ऊपर हो गया या मॉन्कीज के ऊपर टेस्ट किया जाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर लेवल पर आणविक स्तर पर किसी चीज़ को डायग्नोस करना, पहचानना, जैसे कि आरएनए डीएनए हो गया, ठीक है, या फिर आरटीपीसीआर के थ्रू। अभी हम सबने पढ़ा था कि कोविड वायरस को आरटीपीसीआर के थ्रू टेस्ट किया जा रहा था। तो ये सारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक्स हो गई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को चेक किया जा सकता है, उसके आगे ब्लॉटिंग वगैरह। जीन थेरेपी जब का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि अगर किसी भी चाइल्ड, छोटे बच्चे के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर कोई भी जीन डिफेक्टेड पाया जाता है तो उसको सही करने के लिए, उस डिफेक्टेड जीन को क्योर करने के लिए जितने भी तरीके के प्रोसेसेस किए जा सकते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, जीन थेरेपी के अंदर आते हैं। और जीन टारगेटिंग और जीन एम्प्लीफिकेशन दोनों के दोनों ही जीन थेरेपी का क्या है, पार्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ जीन थेरेपी है ये। लास्ट एक ऑप्शन रह गया हमारा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है कि कोई भी जो जोग्राफिकल एरिया है या कोई भी कंट्री है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र या देश है, उस देश में कुछ ट्रेडिशनल पारंपरिक चीज़ें होती है, जैसे कि जिनको कि वो, जैसे हमारे देश के अंदर हल्दी को काम में लिया जाता है, बासमती राइस को काम में लिया जाता है, ठीक है, नीम को काम में लिया जाता है बीमारियों को दूर करने के लिए। उनके जो ट्रेडिशनल चीज़ें होते हैं उनको बिजनेस पर्पस में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उन कंपनीज के द्वारा बिना उनकी परमिशन के काम में ले लेना, ठीक है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बिना परमिशन के काम में ले लेना, ये चीज़ क्या कहलाती है, बायोपायरेसी।
तो क्वेश्चन क्या था कि जीन टारगेटिंग और जीन एम्प्लीफिकेशन को अगर एक साथ काम में लिया जा रहा है तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, आपके जीन थेरेपी के पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सी दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी, ये सही है। इंसुलिन प्रोटीन जो है वो तीन इससे पहले एक इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन बनने से पहले प्रो इंसुलिन बनता है जिसमें तीन चेन होती है। ठीक है, एक आपके ए चेन होती है जिसमें लगभग 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी चेन होती है जिसमें लगभग कितने अमाइनो एसिड होते हैं 30, और एक सी चेन भी होती है जिसको कि बाद में रिमूव कर दिया जाता है और ए और बी चेन मिलकर के क्या बनाते हैं, मैच्योर इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, और जो फंक्शनल इंसुलिन है हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ए और बी चेन होती है, ये सही है, लेकिन इन दोनों का लिंकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं होकर के कौन से बॉन्ड से होता है, सल्फाइड बॉन्ड। और ऐसे दो सल्फाइड बॉन्ड होते हैं तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के भी पढ़ लेते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, आनुवंशिक रूप से जो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी जो इसको कौन से बैक्टीरिया में बनाया गया था, ई कोलाई में। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, सही है। ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन जो होता है पहले प्रो फॉर्म में मिलता है, तो इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द प्रो इंसुलिन, ओके गाइज, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज, भारत के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो ये चेक करती है कि कौन सा जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है पब्लिक यूज़ के लिए ओपन किया जाएगा, यानी कि जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन को पब्लिक यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ये किसने पास किया, कौन सी संस्था है जिसने ये पास किया कि बीटी कॉटन को पब्लिक यूज़ कर सकती है, लेकिन बीटी ब्रिंजल पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, कॉटन को पहनना होता है, ब्रिंजल बैंगन को खाने की चीज़ थी, तो बीटी ब्रिंजल पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कौन सा जीएमओ पब्लिक यूज़ कर सकती है और कौन सा जीएमओ पब्लिक यूज़ के लिए बैन किया जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये रिसर्च के लिए फंड देने वाली संस्था है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मेडिसिन पे रिसर्च करती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, देखो नाम से समझ में आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियर को अप्रेजल देने वाली जो संस्था है वो कौन सी होती है, GEAC। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कौन सा GMO मार्केट में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन टू डाइट इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद ADA डेफिशिएंसी। ठीक है, 1990 के दौरान 4 साल की एक बच्ची को कौन सी थेरेपी दी गई थी जिस बच्ची के अंदर ADA एडिनोसिन डी अमीडेज डेफिशिएंसी थी। एडिनोसिन डी अमीडेज क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए काम करता है। ठीक है, जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो इस बच्ची का जो ट्रीटमेंट था 1990 के अंदर वो किस में किया गया था, जीन थेरेपी से, जिसमें से कि इसकी टी लिम्फोसाइट्स को इसकी बोन मैरो से बाहर निकाला गया। उन लिम्फोसाइट की सेल्स के अंदर रिट्रोवायरस को काम में लेते हुए ADA का जो सही जीन था, प्रॉपर फंक्शनिंग जीन था, उसको ट्रांसफ़र किया गया। वेक्टर था रेट्रोवायरस, और ऐसी लिम्फोसाइट्स को वापस से इस गर्ल की बॉडी के अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये था इन शॉर्ट ADA सिंथेसिस का जीन थेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है वो कैंसर के पेशेंट को दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी भी उन्हीं के साथ में आती है, और रेडिएशन थेरेपी भी, तीनों की तीनों कैंसर में काम में ली जाती है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया, ठीक है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लेते हुए बैक्टीरिया के अंदर एक ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ह्यूमुलिन या ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल हो पाया, इसके पॉसिबल होने का रीज़न क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं।
बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर स्प्लाइसिंग हो सकती है तो नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया स्प्लाइसिंग जो है यानी कि एमआरएनए के कुछ टुकड़ों का वापस से रिमूव कर दिया जाना है, इंट्रॉन और एक्सॉन्स, ठीक है। और ये स्प्लाइसिंग जो है वो प्रॉपरली किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स का करेक्टर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होती है। प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है जिसमें स्प्लाइसिंग नहीं पाई जाती। यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होते हैं जिसमें स्प्लाइसिंग पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम्स कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। ह्यूमन के जो गुणसूत्र होते हैं वो बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर, सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, गुणन नहीं कर सकते। द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। नहीं, प्रो और यूकैरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन जो होता है, जीन के रेगुलेशन, जीन के काम करने के तरीके का रेगुलेशन क्या होता है? अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं, इसे जेनेटिक कोड कहा जाता है या कोडॉन। और ये यूनिवर्सल होते हैं यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कोडॉन एक ही तरीके के अमीनो एसिड के लिए क्या करते हैं? कोड करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के कारण हम ह्यूमन जीनोम से कोई भी जीन को आप बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे वहाँ पे बनाया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, ठीक है। वो रूल्स, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं बायो पेटेंटिंग, बायो एथिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो पायरेसी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने ये पूछा है कि वो रूल्स, लॉज और रूल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि किसी भी एरिया के जो बायो रिसोर्सेज होते हैं, जैविक संसाधन जिसे कहा जाता है, उसके अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन। अनऑथोराइज्ड यानी कि गैर कानूनी, एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयट करने को, गैर कानूनी शोषण को क्या करते हैं? रोकने के लिए बनाए गए होते हैं। ऐसे रूल्स को, ऐसे नियमों को क्या कहा जाता है? ठीक है, बायो पेटेंटिंग, बायो एथिक्स, बायो इंजीनियरिंग और बायो पायरेसी। तो जो ऐसे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स, इनको क्या कहा जाता है? बायो एथिक्स के अंदर ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। बायो इंजीनियरिंग के अंदर बायोलॉजिकल टर्म और फिजिकल इंजीनियरिंग को काम में लेते हुए कोई नए प्रोडक्ट को बनाना, बायो इंजीनियरिंग। बायो पायरेसी हम पहले भी बात कर रखे हैं। बायो रिसोर्सेज को कई बार एमएनसीज जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेस, बिना उन लोगों की ऑथोराइजेशन के या बिना उन लोगों की परमिशन के काम में ले लेते, तो उसे बायो पायरेसी कहते हैं। बायो पेटेंटिंग, कोई भी जैसे कि गोल्डन राइस बनाया किसी ने, ठीक है, या बीटी कॉटन बनाई, कोई भी नया प्रोडक्ट जो है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब उसका पेटेंट करवा लिया जाता है तो उसे कहा जाता है बायो पेटेंटिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा था लॉज और रूल्स को क्या कहा जाता है, तो वो किसके अंदर आते हैं? बायो एथिक्स के अंदर आते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन by multinational companies without authorization from the concerned country, ठीक है। किसी भी देश के जो जैविक संसाधन है, बायो रिसोर्सेज है, उनको अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज जो होती है, वो शोषण करती है या उनको काम में लेती है बिना उस देश की आज्ञा के, बिना उस देश के ऑथराइजेशन के, तो इसे क्या कहा जाता है? बायो वेपन, बायो एथिक्स, बायो पायरेसी और बायो वॉर। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है? बायो पायरेसी कहा जाता है। बायो पायरेसी, ठीक है, जिसमें कि बिना एक कंट्री की परमिशन के बिना उसके बायो रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको काम में लिया जाता है, ठीक है। बायो एथिक्स, पूरे के पूरे जो नियम है उनको बायो एथिक्स कहते हैं। बायो वेपन, जैसे कि किसी बीमारी के स्पोर्स को अगर आप वेपन के तौर पे काम में ले रहे हो, ठीक है, तो वो बायो वेपन्स पे आ जाते हैं। बायो वॉर, बायो वेपन्स को काम में लेके की गई वॉर, जो बायो वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, exploration of molecular, genetic and species level diversity for novel production of economic importance is known as, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी होती है विविधता, डाइवर्सिटी विविधता, जेनेटिक्स लेवल पर, जीन के मतलब कि जीनियल लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर और स्पीशीज जाति के लेवल पर, आणविक स्तर पर
आनुवंशिक स्तर पर और जाति के स्तर पर जो विविधताएं होती है उनको किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम में लेना, ताकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ताकि इकोनॉमिकली वो प्रोडक्ट से क्या किया जा सके, पैसा कमाया जा सके। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उससे क्या कहा जाता है, बायोपायरेसी, बायो एनर्जेटिक्स, बायो रेमिडिएशन और बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायोपायरेसी की हमने बात कर ली, वहाँ पे तो क्या था, किसी देश के संसाधनों को उससे बिना परमिशन लिए काम में लेना। बायो एनर्जेटिक्स जो होता है वो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो उपापचय है उसके बारे में, और बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है उसकी स्टडीज में की जाती है। बायो रेमिडिएशन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन अप करने के लिए अगर माइक्रोब्स को काम में लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है बायो रेमिडिएशन। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को काम में लेना नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ताकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट बनाए जा सके, तो उसे कहा जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ में किसको टर्म को कनेक्ट करना है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये सभी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, एज इट इज कई बार पूछी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी, दो सच वेराइटीज हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू, ये जो है ये बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है आपके, कि हुआ क्या था 1997 के अंदर एक नई वैरायटी राइस की जो है उसको पेटेंट करवा लिया गया। चावलों की एक नई वैरायटी को पेटेंट करवा लिया, और उसे पेटेंट करवाया था अमेरिका की पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के अंदर। ठीक है, लेकिन ये वैरायटी जो है बहुत सालों से ऑलरेडी इंडिया में काम मिली जा रही है, और वो वैरायटी कौन सी थी, इंडियन राइस जो थे बासमती और कुछ सेमी ड्वार्फ स्पीशीज, ड्वार्फ होती है बॉडी, ठीक है, प्रॉपर्टी, इन दोनों स्पीशीज का आपस में क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने से जो नई वैरायटी बनी उस वैरायटी को अमेरिका ने क्या कर लिया, पेटेंट करवा लिया। तो जो ऑलमोस्ट बासमती का जितना भी जीनोम है उसको उन्होंने पेटेंट करवा लिया। इसके अगेंस्ट इंडिया ने केस फाइल किया था, ठीक है, वो रनिंग में है, लेकिन ये एक बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी किससे रिलेटेड थी, बासमती राइस से रिलेटेड। CO667 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये सोयाबीन की वैरायटी है, जो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड देने वाली है, ज़्यादा उपज देने वाली है। और ऑप्शन ए और बी लरबा रोजा और शरबती सोनारा, ये दोनों की दोनों गेहूं वीट की वैरायटीज होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ। अभी तक जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल पार जीनी एनिमल्स बनाए गए उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, फिश, माइस, काउ और पिग। तो हम सबको पता है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होते हैं, माइस के ऊपर होते हैं, चूहों के ऊपर होता है। तो जो मैक्सिमम नंबर जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का वो किसका है, माइस का। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू। वो फसलें जो जिसमें कि ग्लाइफोसेट के प्रति, या ग्लाइफोसेट एक केमिकल है उसके लिए रेजिस्टेंट या प्रतिरोधकता पैदा की गई है। ठीक है, वो जो है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है, तो ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट एक केमिकल है बेसिकली जो इस एंजाइम EPSP सिंथेटेज एंजाइम के ऊपर क्या करता है, काम करता है। ये एंजाइम सभी प्लांट्स में मिलता है। इसका पूरा नाम होता है 5-इनॉल पायरुवेट शिकमिक 3-फॉस्फेट सिंथेटेज। 5-इनॉल पायरुविल शिकमिक 3-फॉस्फेट सिंथेटेज। और इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से शुरू करके 3-4 रिएक्शंस के बाद में फेनिलएलनिन और टायरोसिन, ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड्स बनाता है उस। लेकिन अगर ग्लाइफोसेट जो है ये एक तरीके का क्या है, हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड जो कि खरपतवार को खत्म करने वाला होता है। ये एंजाइम जो है इसको क्या कर देता है, EPSP सिंथेटेज एंजाइम को क्या, ग्लाइफोसेट केमिकल EPSP सिंथेटेज एंजाइम को काम नहीं करने देता, और अमाइनो एसिड जो है उनका प्रोडक्शन नहीं होने देता। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या किया गया, ग्लाइफोसेट के लिए प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस शो कर दी गई है, ताकि जब हर्बिसाइड को मारने के लिए ग्लाइफोसेट दिया जाएगा तो उस ग्लाइफोसेट से प्लांट जो क्रॉप है, जो फसली पादप है, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ग्लाइफोसेट के लिए रेजिस्टेंट जो है वो किससे बचने का तरीका है, हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए, क्योंकि ग्लाइफोसेट खुद एक क्या है, हर्बिसाइड है।
ठीक है, उन प्लांट्स को हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन टैबलेट्स, पोलन ट्यूब की जो टैबलेट्स होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है फॉर, आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ताकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि 20 स्थानीय निषेचन फर्टिलाइजेशन करवाया जा सके। नहीं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए भी ऐसे टैबलेट्स नहीं आती है प्लांट की आपस में ब्रीडिंग करवाने के लिए। सप्लीमेंट फूड और एक्सिट्यू कंजर्वेशन, एक्सिट्यू कंजर्वेशन के लिए चीज़ों को मार्केट में नहीं रखा जाएगा, उनको कहाँ पे रखा जाता है, लेबोरेटरीज के अंदर रखा जाता है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और उस प्रोटीन के अंदर भी असेंशियल अमीनो एसिड्स, जो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए कुछ स्पोर्ट पर्सन हो गए या जो फिटनेस वाले जिम वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर, खाने के सप्लीमेंट के तौर पे क्या करते हैं, काम में लेते हैं पॉलन टैबलेट्स को। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड मैमल एनिमल दैट गेट वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी, ठीक है, जो पहली सक्सेसफुली गेट मैमल थी कौन सी थी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट आते हैं आपके जिनका नाम था इयान विलबुट। इयान विलबुट और उसके जो को वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक शीप ली, उस शीप की एग सेल को ले लिया और इस एग सेल का जो न्यूक्लियस है इसको क्या कर दिया, रिमूव, यानी कि ये सेल कैसी थी, ई न्यूक्लिएटेड, और इसका क्रॉस करवाया अडर सेल, अडर सेल होती है थन की कोशिकाएं, ठीक है, दूसरी सेल ली अडर सेल की जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इन दोनों का क्रॉस करवाया, क्रॉस से एम्ब्रियो बना, भ्रूण, भ्रूण से क्या बना ली, पूरी की पूरी शीप या भेड़। तो उसको 1997 के अंदर इसको बना लिया गया था और उसे नाम क्या दिया गया, डॉली, ठीक है। डॉली शीप जो है उसको सबसे पहले क्लोन करने वाली मैमल जो है, सबसे फर्स्ट क्लोन जो है वो कौन सी थी, डॉली। हालांकि ये 6-7 साल के बाद में इसकी भी क्या हो गई थी, डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हमारे वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नीट दे रहे हैं, आप उन सभी के साथ में ये वीडियो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। हम पूरी ट्राई करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक साथ करवा दिए जाए। थैंक यू।